हेलो फ्रेंड्स, रुद्रा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पिछले वीडियो में जो हमने पढ़ा था उसी का ये अगला पार्ट है। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कुछ शब्दों को प्रस्तावना के संबंध में हम लोग पढ़ रहे थे और समझा था कि प्रस्तावना क्या है, कैसे है। और फ्रेंड्स, मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये क्यों जो है प्रस्तावना हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जरूरी है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना से कई परीक्षाओं में प्रश्न डायरेक्टली पूछे गए हैं और कई बार इनडायरेक्टली भी प्रश्नों को पूछा गया है। उस मद्देनजर हम लोग प्रस्तावना को डिटेल में थोड़ा पढ़ रहे हैं। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे, प्रस्तावना में बेहद पूछे जाने वाले शब्दों को, जो बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और कभी कभी छोटी परीक्षाओं में भी पूछ लिया जाता है ना। जैसे आप देख रहे हैं कि अभी जो बीईओ का एग्जाम चल आने वाला है और फिर आरओ एआरओ का यूपीपीएससी इसका एग्जाम लेती है और यूपीपीसीएस तो है ही। इसमें डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि इन शब्दों को जोड़ने का क्रम क्या रहा है और कैसे इनका जो है प्रादुर्भाव हुआ है, प्रस्तावना में पूछ लिया जाता है ना। आज हम लोग इस अगली कड़ी में 3 शब्दों पे चर्चा करेंगे जो बेहद ही जरूरी शब्द हैं, है ना। कौन कौन से शब्द हैं? एक तो समाजवादी शब्द है, समाजवादी। एक है धर्मनिरपेक्षता और फिर है लोकतंत्र। ये तीनों जो है परीक्षा की दृष्टि से ही बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा की दृष्टि के साथ साथ आम तौर पे भी इन शब्दों का मतलब जान लेना सभी के लिए आवश्यक हो जाता है अगर भारतीय संविधान के विषय में अगर हम लोग चर्चा करना चाह रहे हैं तो। ठीक है फ्रेंड्स, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे समाजवादी शब्द की। समाजवादी, या इसी को हम कहें तो समाजवाद से ही निकला हुआ है ये समाजवाद। भारतीय संविधान में यह शब्द 1976 में 42वें संविधान संशोधन में प्रस्तावना में आया, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह केवल प्रस्तावना में ही शब्द था। इससे पहले भी भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इस राज्य के नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व समाजवाद की बात करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो उसमें आया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी समाज में समानता लाने को ही समाजवाद एक प्रकार से कह सकते हैं कि समाज का जो पूरा वर्ग है, पूरा जो कह सकते हैं आय व्यय है, वह सभी जगह पे निहित हो, तो क्या है? समाजवाद है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख हुआ है 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इस शब्द को बकायदा संविधान में अंतर्निहित कर दिया गया, प्रस्तावना में जोड़ दिया गया, है ना। अब समाजवाद के अर्थों को अगर हम समझें तो समाजवाद का अर्थ हम कह सकते हैं कि सभी के लिए समाजवाद, सभी के लिए समान अवसर की बात करता है, अवसर प्रदान करने की बात करता है, प्रदान करने की बात करता है। या हम कह सकते हैं कि समाजवाद एक ऐसी अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज का एक ऐसी अवधारणा है जिसमें समाज का उत्पादन और साधनों
का समान रूप से वितरण हो सके। यानी जो समाज के पूरे जो साधन है उनका जो वितरण है वो समान रूप से हो जाना चाहिए, है ना। अब आगे अगर हम इस पे चर्चा करें और थोड़ा सा ज्यादा चर्चा करें अगर इस पर समाजवाद पे, तो समाजवाद दो प्रकार का हो सकता है। एक तो देखिए, एक जो साम्यवादी है, साम्यवादी या साम्राज्यवादी कह सकते हैं, साम्यवादी समाजवाद, साम्यवादी समाजवाद। और एक क्या है, मिश्रित समाजवाद भी कह सकते हैं, मिश्रित समाजवाद या गांधीवादी और लेनिन का जो समाजवाद है माओ का, है ना, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मिश्रित समाजवाद जिसमें समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद में होता क्या है कि जो पूंजी है, पूंजी किसी एक वर्ग के, मतलब पूंजी के सभी साधनों पर जो अधिकार हो जाता है वो किसी एक वर्ग का हो जाता है, और या तो एक वर्ग का हो जाएगा या सरकार सीधे उस पर नियंत्रण कर लेगी, है ना। या तो किसी एक वर्गों के हाथों में चला जाएगा नियंत्रण, या फिर सरकार उसको अपने कब्जे में ले लेती है। भारतीय जो समाजवाद है, भारतीय समाजवाद साम्यवादी समाजवाद या साम्राज्यवादी समाजवाद नहीं है। भारतीय समाजवाद मिश्रित समाजवाद की बात करता है। और उसके बाद जो है शुरुआत में मिश्रित समाजवाद, जैसे रशियन समाजवाद पे जो निर्भर था भारत का समाजवाद, उसी पर आधारित था, रशियन समाजवाद पे आधारित था भारतीय समाजवाद। उसके बाद 1991 जब आर्थिक नीतियां थोड़ी सी भारत की और खुली, तो भारत थोड़ा सा पूंजीवादी व्यवस्था की तरफ द्वार खोला है। लेकिन फिर भी भारत का जो समाजवादी व्यवस्था है वह क्या है कि समाजवाद जो भारत का है वह एक मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करता है, जिसमें संसाधनों पर सभी वर्गों की पकड़ होती है या सभी वर्गों में संसाधन जो है वितरित किए जाते हैं। इस समाजवाद की बात करता है भारतीय समाजवाद। तो कुल मिलाकर के समाजवाद क्या है, समाजवाद वह चीज है या वह अवधारणा है जिसमें कि संसाधनों पर हकदारियां या संसाधनों पर समान रूप से सभी वर्गों का उस पर अधिकार हो, और वह वितरण भी समान रूप से सभी वर्गों के पास हो। ठीक है, ये रहा समाजवाद। इसके बाद दूसरे शब्द की हम चर्चा करेंगे, और दूसरा शब्द हमारा है कौन सा, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान में 1976 में, ऐसा नहीं है कि अवधारणा पहले से नहीं थी, भारतीय संविधान में पहले से भी थी, लेकिन 1976 में इसे भी मूल रूप से संविधान के भाग के रूप में जोड़ा गया। जैसे भारतीय संविधान के मूल अधिकार, मूल अधिकार में जो भाग 3 है, मूल अधिकार भाग 3 में आर्टिकल 25 से 28 तक में धार्मिक नीतियों की बात कही गई है, यानी धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है ना। 1976 में भारतीय संविधान में इस शब्द को लाया गया, धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, अर्थात राज्य सभी धर्मों के समान, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा।
इसकी अगर हम इस शब्द की बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता शब्द जो है, ये धर्मनिरपेक्षता की जो अवधारणा पनपी है, यह शब्द जो है यूरोप से आया है। यूरोप में इसकी अवधारणा पनपी और हमेशा से ही यह एक ऐसा विषय रहा है, धर्म एक ऐसा विषय रहा है जिसे समाज में इसे इहलोक मान करके इसे तटस्थ ही रखा गया है। सभी राज्यों ने इसे तटस्थ रखने का प्रयास किया है क्योंकि यह एक विवादित मामला रहा है हमेशा, इसलिए इस पर बहुत ज्यादा जो देश हैं वो इस पर तटस्थ रहे हैं। यूरोप में भी ऐसा ही कुछ हुआ है। जैसे अब भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता की जो नीति है वो बहुत बेहतरीन रही है। यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को समान अवसर, धर्म की उपासना जैसा कि आया है, धर्म की उपासना शब्द आया है, तो धर्म की उपासना करने की यहाँ पे छूट दी गई है, मानने की छूट दी गई है और वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। लेकिन किसी का जबरन धर्मांतरण, जैसा कि आप कई बार सुने होंगे जबरन धर्मांतरण का मामला आता है, तो जबरन धर्मांतरण की बात नहीं करता है कि नहीं धर्मनिरपेक्षता है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी को जबरी लाएं और उसे जबरी कहें कि तुम फला धर्म जो है कबूल कर लो, ऐसा नहीं है, है ना। तो धर्मनिरपेक्षता हमेशा से यह मामला जो है बहुत तटस्थ रहा है और भारत उस तटस्थता पे काम किया है कि नहीं हमको क्या रहना है, इस मामले में तटस्थ रहना है। सभी धर्मों को समान रूप से मानने का अधिकार भारत देता है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानिए, यहां तक कि यदि कोई भी व्यक्ति है, यदि वो किसी भी धर्म को नहीं मानना चाहता है तो उसके लिए भी उतना ही समान अवसर है, चाहे वो किसी धर्म को माने या ना माने। उसका अपना निजी मामला है, यदि वो चाहे तो अपने किसी भी धर्म को माने या ना माने। जैसे यहाँ पे कुछ ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं जिसको हम नास्तिक बोलते हैं, जिनका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है। नास्तिक, जिनका किसी भी धर्म से लेना देना नहीं है, उनके लिए भी समान रूप से अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। इस धर्मनिरपेक्षता शब्द को और अच्छे से भारतीय संदर्भ में बताने के लिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन में यह क्या किया गया, 42वें संशोधन में इसमें पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और इसका अर्थ यह है कि भारत पंथ के मामले में तटस्थ रहेगा, किसी भी पंथ को अनावश्यक रूप से नहीं बढ़ाएगा और किसी को अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह कतई नहीं है कि किसी भी धर्म का आप विरोध करें। धर्मनिरपेक्ष होने का मतलब यह नहीं है कि आप चौराहे पे खड़े हो जाइए और किसी भी जो है धर्म को आप ढिढोरा पीट करके उसकी बुराई करते फिरिए, यह कतई नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह है कि आप जो है अपने धर्म को समान रूप से मानिए, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, है ना। कुल मिलाकर के धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह हुआ कि राज्य किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानेगा, अपना धर्म नहीं मानेगा। कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा, है ना। राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। कहने का तात्पर्य हुआ कि राज्य अपने तरफ से किसी भी धर्म को घोषित नहीं करेगा कि ये हमारा धर्म है या हम इसको इतना बढ़ावा देंगे। जैसे कुछ मुस्लिम राष्ट्र हैं, कुछ क्या आप देख लीजिए, आपका पड़ोसी पाकिस्तान है, जहां पे हिंदुओं की दुर्दशा होती रहती है, या जो गैर मुस्लिम लोग हैं वहां पे एकदम अनावश्यक रूप से उनको परेशान करना, यहाँ तक कि हिंदुओं के साथ जाति करना, उनको कई बार चुनाव लड़ने का अधिकार न देना, बहु बेटियों के साथ बलात्कार करना, ऐसी तमाम प्रकार से
सामने मामला आता है। धर्मांतरण करा करके जबरन विवाह कर लेना, है ना। जैसे जो इसी धर्म निरपेक्षता से ही जुड़ा हुआ मामला ताजा ताजा जो चल रहा है वो क्या है, लव जिहाद। लव जिहाद, अब लव जिहाद क्या है कि किसी को जो है आप हैं किसी दूसरे समुदाय से और किसी दूसरे समुदाय का बन करके किसी को बहला फुसला करके आप शादी कर लीजिए, इसके बाद उसको मजबूर करिए, है ना, मजबूर करिए कि आप जो है हमारे धर्म को कबूल करो, नहीं तो तुम्हें छोड़ देंगे या तुम्हें मार देंगे या तुम्हें उसे परेशान करना। और ऐसा ज्यादातर महिलाओं के मामले में होता है ना। तो और जैसे धर्म जो शुरुआत में था तो धर्म को काफी तटस्थ रखा गया, लेकिन अब जो हाल के वर्षों में कुछ मामले आए हैं तो सामाजिकता को देखते हुए, सामाजिक न्याय को देखते हुए अब धर्मों के जो धर्माधिकारी हैं उनके वर्चस्व को कम किया गया है। जैसे जो मुस्लिम धर्म है, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ के नाम पर काफी जो है कुछ मामले चलते थे, जैसे 3 तलाक के जो मामले हैं तो उनको क्या किया गया है कि दरकिनार किया गया है ना। दरकिनार का मतलब यह हुआ कि आप गलत तरीके से काम नहीं कर सकते हैं, है ना। तटस्थ होने का मतलब या उसमें नहीं पढ़ने का मतलब यह नहीं हुआ है कि आप गलत करेंगे, जहां गलत करेंगे वहां पे आपको रोका जरूर जाएगा, है ना। तो कुल मिलाकर के धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह हुआ कि राज्य सभी धर्मों को समान अवसर देगा, समान रूप से मानिए, अपने धर्म का प्रचार करिए, प्रसार करिए, लेकिन हाँ किसी भी धर्मों की बुराई करने का अधिकार आपके पास नहीं है। आप किसी भी धर्म को भला बुरा नहीं कर सकते हैं, अनावश्यक रूप से किसी पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। धर्मनिरपेक्षता तटस्थ शब्द है, भारत इसमें हमेशा तटस्थ रहा है, ठीक है। अब अगला जो हमारा शब्द है वो कौन सा है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र, अगर हम इसे बात करें अंग्रेजी में तो डेमोक्रेसी होता है, लोकतंत्र या डेमोक्रेसी बात एक ही है। डेमोक्रेसी क्या है, लोकतंत्र क्या है, अगर इसका हम संधि विच्छेद थोड़ा सा कर दें तो लोक एक तरफ हो जाएगा और एक तंत्र तो तंत्र है ही है। लोक का मतलब क्या है, अगर हम कह लें लोग, क्या बुराई है इसमें। और तंत्र का मतलब अगर हम प्रशासन कह दें, प्रशासन, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ कि लोगों का प्रशासन, लोगों का प्रशासन, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं जनता का शासन, जनता का शासन। अब इस शब्द को भी अगर हम कहें तो ये ग्रीक शब्दों के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो है डेमोस और दूसरा है क्रेसिया। क्रेसिया 2 शब्दों से मिलकर बना है ये सब। डेमोस का मतलब क्या है, डेमोस का मतलब है जनता या पब्लिक, जनता। और क्रेसिया का मतलब क्या है, वही प्रशासन या शक्ति, कह सकते हैं शक्ति, शक्ति या शासन। यहां भी क्या निकल कर आया कि लोगों का शासन, लोगों का शासन। जब इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े संविधान की निर्माण हो रही हो तो वह लोकतंत्र से अछूता हो या बिना लोकतंत्र का वह कैसे बन सकता है। इसलिए इस शब्द को जो है प्रस्तावना में रख दिया गया कि लोगों जो लोकतंत्र है ना। अब लोकतंत्र कई हैं, उसकी हम आगे चर्चा करेंगे। अर्थात लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ, लोकतंत्र का मतलब यह हुआ कि सत्ता किसी एक वर्ग में निहित न होकर
में निहित न होकर बल्कि पूरे समाज के हाथों में होता है, पूरे समाज के हाथों में होता है। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। लोकतंत्र की अगर हम प्रकार की बात करें तो लोकतंत्र को हम दो प्रकार में बांट सकते हैं। लोकतंत्र को दो प्रकार में हम बांट सकते हैं। दो में एक तो कौन सा है? एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, और दूसरा क्या है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, या इसी को कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता डायरेक्टली प्रशासन में भाग लेती है, लेकिन यह बड़े जो राज्य हैं या बड़े जो राष्ट्र हैं जहां पे जनसंख्या ज्यादा हो, वहां पे यह संभव नहीं है कि पूरी पब्लिक जो है सत्ता में या प्रशासन में भाग ले। यह छोटे राज्यों के लिए तो संभव हो सकता है, लेकिन बड़े राज्यों के लिए यह कतई संभव नहीं हो सकता है ना। बड़े राज्यों में कौन सा लोकतंत्र प्रचलित है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि लोकतंत्र, और यही आजकल जो है प्रचलित भी है, प्रतिनिधि लोकतंत्र। जैसे भारत में क्या है? भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र है, जनता ही वोटिंग करती है, लेकिन किसे? प्रतिनिधि चुनती है, प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि सत्ता शासन को चलाते हैं। शासन को चलाने का काम कौन करता है? वो प्रतिनिधि मिलकर के। जैसे मैं बात करूं अगर भारत की, तो यहाँ पे प्रतिनिधि लोकतंत्र है, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। कैसे है प्रतिनिधि लोकतंत्र? जैसे मैं अगर बात करूं कि लोकसभा चुनाव की, जैसे दो लोकसभा चुनाव या राज्यसभा चुनाव, किसी की भी बात कर लीजिए, है ना। तो लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें जनता लोकसभा मेंबर को, लोकसभा सदस्य को क्या करती है? वोट करती है। वोट करती है किसे? लोकसभा सदस्य को, जो अपनी कंस्टिट्यूएंसी से जो है लड़ता है, अपने जो है लोकसभा क्षेत्र से वो लड़ता है, वहां जो है वहां की पब्लिक जो है उसे वोट करती है, और ये सब चुन करके कहां जाते हैं? संसद में जाते हैं, संसद में, और वहां पे बैठक होती है, एक नेता चुना जाता है, और ये लोग मिल करके फिर प्रधानमंत्री को नियुक्त करते हैं, प्रधानमंत्री बनाया जाता है, प्रधानमंत्री। और शासन, ये प्रधानमंत्री और इसके जो कैबिनेट होती है, कैबिनेट, या कहें कि एक पूरे जो है मिल करके ये संसद ही पूरी जो है क्या करती है? सत्ता को चलाती है ना। तो लोकतंत्र क्या है कि जैसे मैं अगर बात कहूं कि समाज का कोई भी चीज, चाहे आप धर्मनिरपेक्षता की बात कर लीजिए, समाजवाद की बात कर लीजिए, कुछ भी, किसी भी, कोई भी तब संभव हो पाया है जब लोकतंत्र है। अगर अगर लोकतंत्र ही न रहे तो क्या ये सारे संभव हैं? नहीं संभव है। क्यों? क्योंकि सबसे मूल क्या है कि जनता जो है, जनता को ये अधिकार होना चाहिए कि वो सरकार चुने या प्रशासन में भाग ले। अगर प्रशासन में उसकी कोई भागीदारी ही नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र वह चीज है जो पूरी सत्ता को क्या है? पूरी पब्लिक जिसमें भागीदारी हो जाती है और सत्ता ठीक ढंग से चलता है। जैसे अभी आपने देखा कि जो लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें जनता ने जो 400 का नारा था, 450 का नारा था, जनता जो है उसको क्या कर दी? कम कर दी। मतलब यदि कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति ये कहता है, दावा करता है कि हम इतना कर लेंगे, तो ये संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि जनता के हाथ में है, चुनाव करना जनता के हाथ में है, चुनती वो है, वोटिंग वो करती है ना। हर 5 वर्षों में यह क्यों किया गया? 5 वर्ष के लिए क्यों चुनाव होता है? कि हर 5 वर्षों में जनता के पास यह अधिकार है कि वह सत्ता परिवर्तन कर सकती है।
लोकतंत्र को कारगर साबित तभी होगा जब वो कुछ वर्षों बाद जो है वह क्या हो जाए, परिवर्तित हो जाए। एक ही व्यक्ति अगर लगातार सत्ता में रहा तो वो फिर लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। लोकतंत्र तभी सफल होगा जब वो क्या होगा, जब उसे कुछ समय पे परिवर्तित कर दिया जाए। और बिना लोकतंत्र के किसी भी समाज में न तो समाजवादी व्यवस्था वहां कायदे से रह सकती है, न तो धर्मनिरपेक्षता रह सकती है, और न ही किसी भी राजनीतिक या आर्थिक स्वतंत्रता की बात कर सकता है वह, है ना। लोकतंत्र है तभी तो हम जो है क्या कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बोलने की आजादी, अगर बोलने की आजादी हमें मिल रही है तो क्यों मिल रही है, क्योंकि हम लोकतंत्र में हैं। लोकतंत्र होने के नाते क्या है कि हम किसी भी मुद्दे पे अपनी बातों को रख सकते हैं, है ना। तो लोकतंत्र वह है जिसमें जनता भागीदार होती है, सत्ता डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जनता के हाथों में निहित होती है। ठीक है। अब आगे जो संविधान में शब्द हैं उन पर चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, और आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।